पिछला जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में हमने स्नातक प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसका जो पहला टॉपिक था राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, उसके अंतर्गत हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है, उनकी अध्ययन पद्धतियाँ कौन सी हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण जो था वो एक प्रकार से मूल्यों पर, कल्पनाओं पर, नैतिकता पर और दर्शन पर आधारित था। यह अपने प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिकों एवं चिंतकों के व्यक्तित्व और उनके जो दृष्टिकोण थे उनसे प्रभावित रहा। अधिकांश दार्शनिक विचारक आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे। उन्होंने मानवीय जीवन तथा सामाजिक लक्ष्यों मूल्यों की ओर ध्यान दिया। उदाहरण के लिए यदि हम यूनानी विचारकों द्वारा प्रतिपादित नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार, मध्य युग के ईसाई संत दार्शनिकों का ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार, आदर्शवादियों के विवेक से साक्षात्कार के विचार हैं, उनको इस क्रम में ले सकते हैं। इन विद्वानों के विचारों को प्रानुभववादी कहा गया है। उनके विचार व्यक्तिपरक और उनकी जो चिंतन प्रणाली है वो एक प्रकार से निगमनात्मक है। परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है या जो राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रचलन में रहा। और ये जो दृष्टिकोण था राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण, ये एक प्रकार से कल्पनात्मक था, आदर्शात्मक था। इसने कल्पनाओं, मूल्यों, आदर्शों के ऊपर बल दिया। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना है वो पहले मस्तिष्क में कर ली जाती थी और फिर उस कल्पना को रचनात्मक स्वरूप देने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता था। उदाहरण के लिए यदि बात करें तो प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की अपने आदर्श राज्य में, फिर आदर्श राज्य की बात की, आदर्श राज्य की संरचना की बात की। इसी प्रकार थॉमस मोर ने यूटोपिया जो है उसमें एक प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत किए। इस प्रकार की चिंतन शैली जो है वो आदर्शी सिद्धांत के निर्माण में सहायक होती है। इसका जीवन के ठोस तथ्यों से कोई संबंध नहीं होता है। तो एक प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण की जो प्रमुख विशेषता थी वो ये थी कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है वो कल्पनात्मक है, आदर्शात्मक है। इसमें नैतिकताओं, मूल्यों को बल दिया गया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता रही परंपरागत दृष्टिकोण की वो ये रही कि परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियाँ थी, कल जिन अध्ययन पद्धतियों के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धति थी जिसमें दार्शनिक पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है, तुलनात्मक पद्धति है, कानूनी पद्धति है, तो ये एक प्रकार से अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ हैं। इन पद्धतियों से जो निष्कर्ष निकाले गए वो एक प्रकार से विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं हैं। इनमें वैज्ञानिकता का अभाव है। इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो एक प्रकार से वर्णनात्मक रहा। डॉक्टर एस पी वर्मा के अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक तथा वर्णनात्मक। परंपरागत राजनीति विज्ञान लंबे समय तक इतिहास की 4 दीवारी में ही फला फूला।
ऐतिहासिक संकल्पनाओं के इर्द गिर्द ही अपनी अध्ययन सामग्री है उसको संजोता रहा। राजनीतिक चिंतकों ने राज्य, कानून, संप्रभुता, अधिकार, न्याय आदि संकल्पनाओं के विवेचन में ही राजनीति विज्ञान को परिसीमित किया। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों के ऊपर विशेष बल देता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान उपदेशात्मक है और नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों के ऊपर विशेष बल देता है। इसका मुख्य सरोकार है वो क्या होना चाहिए है, इसका कार्य है नैतिक निर्णय देना। यह राजनीति का नीतिशास्त्र से घनिष्ठ संबंध मानता है। इसके अनुसार राजनीति आचार शास्त्र का परमादेश मात्र है। तो कहने का अर्थ ये है कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत नैतिकता और जो राजनीतिक मूल्य हैं उनके ऊपर विशेष बल दिया गया। ये क्या है कि स्थान पर क्या होना चाहिए के ऊपर विशेष बल इसके अंतर्गत दिया जाता है। तो कुल मिलाकर राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो राजनीति को आचार शास्त्र है उसे जोड़कर देखता है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की वो ये है कि ये राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो समर्थक विद्वान हैं या जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है वो राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। राज्य को उच्चतम जीवन का साधन स्वीकार करते हैं। अरस्तु ने कहा है कि राज्य का अस्तित्व सद जीवन के लिए है और मात्र जीवन के लिए नहीं। रूसो के अनुसार सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, सामान्य इच्छा है और सामान्य इच्छा ही राज्य है। तो कहने का अर्थ ये है कि परंपरागत दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में देखते हैं। चाहे वो अरस्तु हो, चाहे वो रूसो हो, सभी राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है परंपरागत दृष्टिकोण की वो ये है कि ये कानूनी, औपचारिक, संस्थागत अध्ययन के ऊपर बल देते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का बिंब राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का ही रहा। इनका अध्ययन भी कानूनी, औपचारिक और संस्थागत था। जहाँ लिखित संविधान थे वहाँ संविधान में, जहाँ लिखित संविधान नहीं थे वहाँ कानूनों के द्वारा शासन व्यवस्था का क्या रूप रखा गया है, केवल उन बातों को विस्तृत रूप में दर्शाना इस परिप्रेक्ष्य के अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य रहा। इनके समक्ष यह उद्देश्य नहीं था कि संविधान द्वारा निरूपित शासन व्यवस्थाएं व्यवहार में कैसे कार्य करती हैं। डायसी, मुनरो, आग व जिंक इन विचारकों ने अपने अध्ययन केवल औपचारिक व्यवस्थाओं के विवेचन तक ही सीमित रखे। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसमें राज्य सरकार और कानून जैसी जो औपचारिक संस्थाएं थी उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया गया। प्रधानतः संकुचित दृष्टिकोण है या संकुचित परिप्रेक्ष्य में परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का अध्ययन करता है, क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान के लेखकों की यह विशेषता रही कि इनके अध्ययन प्रमुखतया जो पाश्चात्य जो देश थे या पाश्चात्य राज्यों की जो शासन व्यवस्थाएं थी उन तक ही सीमित रहे, उनकी संकीर्ण परिधि में ही ये बंधे रहे। इनके अध्ययन मुख्यतः यूरोप और अमेरिकी देशों की जो शासन व्यवस्थाएं थी उन तक ही सीमित रहे। इन्होंने साम्यवादी जगत और तीसरी दुनिया के जो विकासशील देश थे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उन देशों में कैसी शासन व्यवस्थाओं का उदय हुआ, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया गया। इनकी तरफ परंपरागत दृष्टिकोण ने कोई पर्याप्त ध्यान है वो नहीं दिया। पाश्चात्य राज्यों की परिधि में रहते हुए इन लेखकों ने केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को ही अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया। एक्सटीन और एप्टर के शब्दों में परंपरागत दृष्टिकोण पाश्चात्य जो राजनीतिक व्यवस्थाओं थी वहाँ तक ही सीमित रहा और प्रमुखतया एक संकुचित स्वरूपण या समूह का ही इसके अंतर्गत अध्ययन किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो प्रधानतया संकुचित दृष्टिकोण था। इसके अंतर्गत केवल यूरोप और अमेरिकी देशों की शासन व्यवस्थाएं थी, उन्हीं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया गया। जो
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी महाद्वीपों के देशों की जो शासन व्यवस्थाएं थी उनका अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया गया। देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण की जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि ये दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन रहा। परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा भाग है वो दर्शन शास्त्र से अधिक प्रभावित रहा। परंपरागत राजनीति विज्ञान पर सर्वत्र दर्शन शास्त्र इस प्रकार छाया हुआ है कि हम यदि राजनीति विज्ञान को देखें तो राजनीति विज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की एक उप शाखा के रूप में हमें दिखलाई देती है। जो पारंपरिक राजनीति शास्त्री थे उन्होंने राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र की घनिष्ठता पर इतना अधिक बल दिया कि इनके संयोग से ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा का प्रचलन हुआ जिसे राजनीतिक दर्शन है उसकी संज्ञा दी गई। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा, टी.एच. ग्रीन का यह कथन कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये सब इनके राजनीति विज्ञान से ही निस्तृप्त हुए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि राजनीति विज्ञान जो था परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र से इतना प्रभावित रखा कि एक प्रकार से राजनीति विज्ञान है वो एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में दिखलाई देने लगा। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, अगली जो परंपरागत दृष्टिकोण की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि परंपरागत दृष्टिकोण है उसने व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन किया। परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत, मान्यताएं, अवधारणाएं और जो निष्कर्ष थे वो इनके प्रतिपादकों के व्यक्तिगत अनुभवों और मान्यताओं से निस्तृप्त हुए। इसलिए यह कहा जाता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्ति सापेक्ष सत्य को प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थकों की तो हॉब्स, लॉक और रूसो जो हैं तीनों ने ही मानव स्वभाव पर विचार किया, लेकिन उन्होंने इसकी व्याख्या अपने व्यक्तिक मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग की है। इसके परिणाम स्वरूप उनके मानव स्वभाव, उस पर आधारित सामाजिक समझौते का समस्त विवरण व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन की श्रेणी में ही आ गया है और यह तथ्यों की पूर्णतया उपेक्षा करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो एक प्रकार से व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर बल रहा। इसके अंतर्गत विभिन्न जो विद्वान थे उनके व्यक्तिगत अनुभव और जो मान्यताएं थी उनके ऊपर आधारित रहे। परंपरागत दृष्टिकोण है वो कल्पनाओं और दर्शन पर आधारित है। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण की प्रमुख विधियां हैं वो ऐतिहासिक, वर्णनात्मक रही हैं। इनका साहित्य पुस्तकालयों में बैठकर लिखा गया। उनके निष्कर्ष तर्क पर आधारित हैं। वे शासन प्रणालियों के औपचारिक, कानूनी और संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं। निगमनात्मक, काल्पनिक और इस नाते अवैज्ञानिक होने के नाम पर परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसकी आलोचना की जाती है। आलोचकों का मुख्य तर्क यह भी है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य परक है, इसमें केवल मूल्यों के ऊपर बल दिया गया है, तथ्यों की पूर्णतया उपेक्षा की गई है, इसलिए इसे सिद्धांतों की व्यवहारिक जांच वो नहीं की जा सकती। अतः आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान को इस तरह नए सिरे से ढाला जाना चाहिए कि यह एक वैज्ञानिक विषय का रूप धारण कर सके। आधुनिक सिद्धांत शास्त्रियों का मानना है कि विज्ञान हमें ऐसे कारणात्मक कानून या यंत्र प्रदान करता है जो किसी विशेष क्षेत्र में लागू होते हैं। यह बताता है कि हमें किस करने चाहिए ताकि हमें अपेक्षित परिणाम है वो प्राप्त हो सकें। भविष्यानुमान भी जरूरी है जिसका निहितार्थ नियंत्रण भी वांछनीयता से है। जी.ए. आमंड जैसे समसामयिक जो सिद्धांत शास्त्री हैं वो व्याख्यात्मक, पूर्वानुमानी और सामंजस्यपूर्ण राजनीति विज्ञान की आवश्यकता के ऊपर बल देते हैं जिसे मानवीय विषयों में हिंसा और दमन की समस्याओं को हल करने में प्रयुक्त किया जा सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया है। तो हमारे ये जो 2 वीडियो थे इनमें हमने राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, उसका क्षेत्र क्या है, उनकी कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी अध्ययन पद्धतियां हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। आगे की वीडियो में हम राजनीति विज्ञान का जो दूसरा दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण,
उसके अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है, उसकी अध्ययन पद्धतियाँ कौन सी हैं, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी विशेषताएं कौन सी हैं, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है, इन सब के बारे में आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।